आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं संख्यात्मक नियंत्रण का वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ संख्यात्मक नियंत्रण का वर्गीकरण। संख्यात्मक नियंत्रण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इसी के आधार पर उसको समझा जा सकता है। तो सबसे पहला है नियंत्रण लूप के आधार पर। पहला है बेटा नियंत्रण लूप के आधार पर। सबसे पहला किस पे है? नियंत्रण लूप के आधार पर। तो इसमें पहला है खुला लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय। संख्यात्मक नियंत्रण निकाय। और दूसरा है बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय। तब देख सकते हैं खुला लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय और बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय। ये है नियंत्रण लूप के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे है खुला लूप और बंद लूप। तो चलिए आइए आपको बताते हैं कि खुला लूप क्या चीज होता है। जैसे अगर यहाँ पर हम एक दो, तो यहाँ से अगर हम किसी चीज को इनपुट दे रहे हैं और वो चला जा रहा है प्रोसेस करके, ए बी इनपुट दिए ए को और ए ने प्रोसेस किया और बी पर वो गया और बी से सीधे वो फिर प्रोडक्ट का निर्माण कर दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ए से लेके वो बी तक गया, प्रोसेस हुआ, फिर प्रोडक्ट बना। तो लेकिन ये लूप एकदम खुला है, ये कहीं पर भी बंद नहीं हो रहा। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे अंत हो जा रहा है और फिर यहीं पे फाइनल। ये कहीं पर भी बंद नहीं हो रहा है और इसी बंद नहीं होने की वजह से इसे हम लोग कहते हैं खुला लूप। और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन, जो ट्रांसफर लाइंस हैं, जो कम्युनिकेशन होगा वो हमारा एक दिशा में होगा, एक दिशा में ही सारा कार्य होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक विमीय खुला लूप नियंत्रण निकाय। और जहां बंद लूप होता है वहां दोनों दिशाओं में वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो बंद लूप होगा उसमें दोनों दिशाओं में ट्रांसफॉर्मेशन होगा और वो इधर से आके इस पॉइंट पर बंद हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं बंद लूप। तो हम आइए पढ़ते हैं खुला लूप नियंत्रण निकाय। यहाँ पे खुला लूप नियंत्रण निकाय, यहाँ पर हम बना दिए इनपुट फिर और फिर ये चला गया
आउटपुट पर। अब देख सकते हैं इनपुट से डाटा गया संख्यात्मक नियंत्रण पर और फिर वो चला गया आउटपुट पर और एक दिशा में। तो यहाँ पर दिशा जो है वो एक दिशा में हो रहा है, एक दिशा संप्रेषण। एक दिशा संप्रेषण का मतलब ये हुआ कि इनपुट से डाटा हमको मिला और वो गया संख्यात्मक नियंत्रण निकाय पर और संख्यात्मक नियंत्रण निकाय पर से गया फिर आउटपुट पर। तो जो इनपुट मिलता है उसी पर संख्यात्मक नियंत्रण निकाय कार्य करता है और फिर वो आउटपुट को भेज देता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है वो एक दिशा में हो रहा है, वो एक दिशा में होगा और एक दिशा में होने की वजह से, एक दिशा में होने की वजह से ये ओपन लूप होता है। ये खुला है दोनों तरफ से, आप देख सकते हैं इधर से भी और उधर से भी, और इस खुले होने की वजह से इसको खुला लूप भी कहते हैं। ठीक, तो ये है आपका खुला लूप नियंत्रण निकाय। अभी इसी को हम बंद लूप अगर बता देंगे तो बंद लूप में देखिए ये है खुला लूप और बंद लूप अगर होगा बंद लूप नियंत्रण निकाय, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें बंद लूप में इनपुट संख्यात्मक नियंत्रण निकाय और फिर आउटपुट, और फिर आउटपुट से ये आ गया फीडबैक उपकरण पे। तो फीडबैक उपकरण को हम लोग मान के चलते हैं कि ये क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है और ये आउटपुट डिवाइस फिर दे रहा है इनपुट पे। तो अब देखिए यह एक बंद लूप का निर्माण कर रहा है और बंद लूप के निर्माण की वजह से इसको हम लोग कहते हैं बंद लूप नियंत्रण निकाय। यह नियंत्रण निकाय खुला नियंत्रण निकाय से ज्यादा परफेक्ट माना जाता है क्योंकि इसमें एक फीडबैक उपकरण लगा होता है। यही फीडबैक उपकरण से हम सारे डाटा को क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, और जब डाटा हम चेक कर लेंगे तब हम कहेंगे कि एक्यूरेसी इसमें है, एक्यूरेसी जो है वो इसी में है अन्यथा किसी में नहीं। तो खुला लूप से ज्यादा एक्यूरेट आपका बंद लूप पड़ता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक उपकरण की आवश्यकता होती है और ये दोनों दिशाओं में फ्लो होता है, दोनों दिशाओं में। और चित्र के अनुसार ये बंद एक निर्माण हो रहा है, इसी नाते से कहते हैं बंद लूप नियंत्रण निकाय भी हम लोग इसको कहते हैं। अब आइए हम आपको पढ़ाते हैं संख्यात्मक नियंत्रण मशीन का आरेख, मशीन का आरेख। यहां पे आप देखिए दो पॉइंट्स हम बनाए, इसे हम लोग कहते हैं पार्ट प्रोग्राम, पार्ट प्रोग्राम। ये पार्ट प्रोग्राम गया आपका मशीन कंट्रोल यूनिट पर, मशीन कंट्रोल यूनिट पर। फिर है
मशीन टूल। ठीक, तो यहां से आप देख सकते हैं ये हो गया भरण और ये हो गया प्रोसेस। तो हम देखिए यहाँ पे संख्यात्मक नियंत्रण मशीन के लिए तीन चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। पहला होता है आपका पाठ प्रोग्राम, दूसरा होता है मशीन कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है मशीन टूल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, 2 और ये 3। इन्हीं तीन के आधार पर आपका संख्यात्मक नियंत्रण मशीन बनता है। तो पाठ प्रोग्राम जो होता है इसको हम लोग मान के सकते हैं कि यह एक इनपुट है, यह एक इनपुट है। यह डाटा, यह प्रोग्राम क्या करता है, देता है आगे वाले को, आगे वाला इसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो अगले वाले को दिशा निर्देश देता है। तो ये कह सकते हैं कि यह जैसे सिंपल सी चीज कंप्यूटर का एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू। तो यह सीपीयू में सारे डाटा को क्या करता है, पढ़ेगा और फिर आगे की ओर क्या करेगा, ये अग्रसरित करेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स पे हम कह सकते हैं कि पार्ट प्रोग्राम ये फीड देगा ये मशीन कंट्रोल यूनिट को और मशीन कंट्रोल यूनिट उसको क्रियान्वयन करके मशीन टूल पे भेजेगा। तो यह हो गया इनपुट, ठीक, और ये हो गए आपका मशीन कंट्रोल यूनिट और ये हो गया आपका मशीन टूल। और फिर आपको मिलता है आउटपुट। आउटपुट कहाँ से मिलेगा, आउटपुट आपको मिलेगा मशीन टूल से। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीन चीजों की आवश्यकता हमें पड़ती है हमेशा न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन को यूज करने में। ठीक, तो ये उसका आरेख है और एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, पार्ट प्रोग्राम, मशीन कंट्रोल यूनिट और मशीन टूल। अब आते हैं, यहां पे दिया एक कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल से फिर डाटा हमारे पास गया, डाटा डिकोडिंग, डाटा डिकोडिंग कंट्रोल एरिया और फिर वो गया बफर पर। ठीक, बफर पर जाने के बाद इससे पहले हम एक इनपुट के रूप में रखते हैं, वो होता है टेप रीडर।
अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं सारा फंक्शन। सबसे पहले ऊपर कंट्रोल पैनल लगाया गया। भाई किसी भी चीज को नियंत्रित करने के लिए हमेशा एक कंट्रोल पैनल की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल जो हम लगाए हैं वो कंट्रोल पैनल ऊपर के साइड में ये लगा हुआ। फिर यहाँ पे डाटा डिकोडिंग कंट्रोल एरिया, जो डाटा हमको मिल रहा है उसको हम डिकोड करेंगे। हो सकता है वो दूसरी भाषा में हो, कंप्यूटर के जानते हैं वर्सटाइल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज पे कार्य करता है, तो उसको अपनी भाषा में करने के लिए हमको इसको डिकोड करना पड़ता है। फिर यहाँ पे बफर, हम बफर बताए थे, छोटे छोटे ब्लॉक्स के रूप में इसमें सारे क्या होते हैं, सिग्नल्स होते हैं जो एक जगह पर क्या होंगे, स्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ फीड रेट कंट्रोल एरिया बनाया गया, जहां पर ये बफर से डाटा आ गया फीड रेट कंट्रोल एरिया में। फीड रेट यहाँ पर हम अगर जैसे हम लोग वर्कशॉप में काम करते हैं एनसी मशीनों पे, सीएनसी पे, लेथ मशीन पे, तो वहाँ फीड रेट का मतलब होता है भरण दर। भरण, किसी चीज में से, वर्कपीस में से, कार्यखंड में से या धातु खंड में से कोई टुकड़ा को क्या कर रहे हैं हम, रिमूव करना है, तो उसका फीड रेट निकालेंगे। तो यहाँ पे है फीड रेट कंट्रोल एरिया। फिर है इंटरपोलेटर, एक इंटरपोलेटर यहाँ पे हम लगाए हैं, ठीक। और इंटरपोलेटर का मतलब यह हुआ कि पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, हर चीज को समायोजित करता है। फिर यहाँ पे सर्वो एरिया फीडबैक, यहाँ पे हम ड्राइव लगाए हैं। कौन सी ड्राइव, सर्वो मोटर की। तो यहाँ पे ये ड्राइविंग सिस्टम है, मतलब चालन प्रणाली। हम बता भी चुके हैं आपको जूम की क्लास में कि सर जो आपकी ड्राइविंग सिस्टम होती है वो एसी सर्वोमीटर और डीसी सर्वोमीटर या लीनियर मोटर होती है, और यह हमेशा उसको ड्राइविंग के लिए ही यूज की जाती है सिस्टम में। फिर आप देखेंगे कि ये डाटा कहाँ गया, बफर पे, और यही सर्वोमीटर फिर किसको दिया, डाटा बफर को ही। तो आप देख सकते हैं कि डाटा डिकोडिंग के बाद ये चला गया ऑक्सिलरी फंक्शन में। तो ऑक्सिलरी फंक्शन जो होता है वो हमारे प्राइमरी होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, वो सारी चीजों को, सारे इंफॉर्मेशन, सारे सिग्नल्स को अपने में डिकोड करता है, और इंफॉर्मेशन फिर वो मशीन टूल को अग्रसरित करता है कि अब हमको इस पर कार्य करना है और इस प्रोडक्ट को बनाना है। तो यहाँ पर एक एक करके हम देखें। टेप रीडर, जो कि जो भी डाटा या प्रोग्राम्स होते हैं वो टेप रीडर के अंदर पढ़े जाते हैं, टेप रीडर के द्वारा पढ़े जाएंगे। और टेप रीडर आपका मशीन कंट्रोल यूनिट में होता है। तो मशीन कंट्रोल यूनिट में जो टेप रीडर लगा होगा वो सारे प्रोग्राम्स को पढ़ता है। टेप रीडर मीन्स एज अ रिकॉर्डर, और उस पर एक जो कैसेट होती है उस पर सारे प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, और टेप रीडर उन प्रोग्राम्स को पढ़ने का कार्य करता है। तो टेप रीडर उन प्रोग्राम्स को पढ़ेगा और आगे की ओर अग्रसरित करेगा, और बफर में सारे जो सिग्नल्स होते हैं वो छोटे छोटे ब्लॉक्स के रूप में यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, और वो स्टोर होने के बाद आपके फीड एरिया कंट्रोल पे जाते हैं, इंटरपोलेटर पे, और सर्वो एरिया फीडबैक पे जाते हैं, ठीक। उसके बाद फिर वो ऑक्सिलरी फंक्शन को ये डाटा सिग्नल मिलता है, और ऑक्सिलरी फंक्शन फिर मशीन टूल को सारे चीजें अग्रसरित कर देता है। तो ये कह सकते हैं कि इनके आधार पर सारे डाटा जो होंगे वो एक जगह पर स्टोर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये तो हो गए हमारे असेंबली लाइन किसकी, कंट्रोल सिस्टम की। कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण मशीन, मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। इसी को हम लोग पढ़ते हैं बेटा CNC। क्या पढ़ते हैं, CNC, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। तो मतलब अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो न्यूमेरिक कंट्रोल था, संख्यात्मक नियंत्रण, लेकिन अब उसके ऊपर एक और चीज आ गया, कंप्यूटर। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे और कंप्यूटर के द्वारा सारे डाटा को
आगे की ओर प्रोसेस कराएंगे। इससे पहले वाले न्यूमेरिक कंट्रोल में उसके जगह पर हम यूज कर रहे थे, एक टेप रीडर का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम एक कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे और कंप्यूटर के द्वारा डाटा को आगे की ओर भेजेंगे। तो इसका एक डायग्राम है जो आपका यहाँ पे है, इनपुट डिवाइस, फिर मशीन कंट्रोल यूनिट, और फिर आपका डाटा चला गया मशीन टूल पे। यहां पे एक छोटा सा हम बनाए हैं मशीन टूल। यह आरेख बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि एनसी, सीएनसी और डीएनसी में कोई कंफ्यूजन न रहे। अब देखिए, यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीएनसी का पूरा आरेख क्या है। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं, ये इनपुट डिवाइस है। यह इनपुट डिवाइस से हम यहाँ पे पार्ट प्रोग्राम लिखे हैं। तो इनपुट डिवाइस मतलब क्या है, हमारा फ्लॉपी डिस्क है, हमारा हार्ड डिस्क है, हमारा सीडी है, हमारा डीवीडी है, ये सारी चीजें क्या है, पार्ट प्रोग्राम के तहत होंगी। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस से पार्ट प्रोग्राम हमको मिला और इस पार्ट प्रोग्राम को हम मशीन कंट्रोल यूनिट में भेजे। अब मशीन कंट्रोल यूनिट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर मॉनिटर फॉर डिस्प्ले। तो मशीन कंट्रोल यूनिट में अभी जो एनसी पढ़ते थे तो वहां पर एक छोटा टेप रीडर लगा होता था जो पार्ट प्रोग्राम को पढ़ने का कार्य करता था, लेकिन हम यहाँ पर मशीन कंट्रोल यूनिट में टेप रीडर ना लगा के यहाँ पर एक कंप्यूटर लगा दिए और कंप्यूटर के मॉनिटर पर वो सारी प्रोग्रामिंग जो यहाँ पे हमको इनपुट डिवाइस से मिल रही है वो यहाँ दिखने लगेगी। तो कंप्यूटर के मॉनिटर पर सारा चीज डिस्प्ले होगा कि क्या प्रोग्रामिंग है, क्या प्रोसेसिंग है, क्या करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेंगी। तो मशीन कंट्रोल यूनिट से फिर वो डिस्प्ले कहाँ हो रहा है, कंप्यूटर मॉनिटर पे। अब देखिए मशीन कंट्रोल यूनिट से फिर एक आरेख आपका गया ड्राइविंग सिस्टम पर। ड्राइविंग सिस्टम का मतलब यहाँ चालन प्रणाली से है। भाई चालन प्रणाली अगर नहीं रहेगी तो आप कैसे उसको चलाएंगे बिना मोटर की सहायता से, चाहे वो एसी सर्वो मोटर रहेगा या डीसी सर्वो मोटर या लीनियर मोटर। तो यहाँ पर आप देखिए ड्राइविंग एक सिस्टम लगाया गया जो उसको चलाने का कार्य करेगा, किसमें, विद्युत के प्रयोग से। फिर यहाँ पर आप देखिए मशीन कंट्रोल यूनिट से एक मशीन टूल जुड़ा है। तो मशीन टूल यहाँ पर आप देखे होंगे, यहाँ पर एक ऊपर टूल है और नीचे एक वर्कपीस बना और यही प्रक्रिया करता है, प्रोसेस करके प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो मशीन टूल और इसी मशीन कंट्रोल यूनिट से एक जुड़ा है फीडबैक डिवाइस, एक आउटपुट जुड़ा है। मतलब मशीन कंट्रोल यूनिट से तीन चीजें आपकी यहाँ पे जुड़ी हैं,
एक ड्राइविंग सिस्टम, एक मशीन टूल और एक फीडबैक डिवाइस। फीडबैक डिवाइस से आपको पता चल जाएगा कि उसका क्या आउटपुट मिल रहा है, हम जो कार्य कर रहे हैं किसी चीज के निर्माण के लिए उसका क्या यहाँ पे आउटपुट हमको मिलेगा। तो अब देखिए फीडबैक डिवाइस से एक पॉइंट गया, वो सीधे मशीन कंट्रोल यूनिट को इन्फॉर्म हो रहा है। तो देखेंगे ग्राफ में कि फीडबैक डिवाइस से फिर ये डाटा गया मशीन कंट्रोल यूनिट में कि जो प्रोसेसिंग या प्रोग्रामिंग हमको मिली है उसका क्या रिस्पॉन्स आया है। फिर है पोजीशन एंड वेलोसिटी फीडबैक, कितनी पोजीशन पे उसको रखा गया और कितने वेलोसिटी से उसको मूव कराया गया। यहाँ पर उसको चेक करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको कहते हैं टैकोमीटर। टैकोमीटर ये क्या करता है? टैकोमीटर ये स्पीड को आरपीएम में मेजर करता है। टैकोमीटर ये देखिए क्या है, पोजीशन एंड वेलोसिटी फीडबैक। तो इस पूरे ग्राफ को एक बार और मैं आपको बता दूं कि इनपुट डिवाइस जो होता है, जो इनपुट होगा वो हमेशा क्या करता है? आगे की ओर डाटा को अग्रसरित करता है। इनपुट मतलब होता है लगाना और आउटपुट मतलब होता है प्राप्त करना। तो यहाँ पर इनपुट तो हम दे रहे हैं और आउटपुट यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा मेन आउटपुट ये है उस पॉइंट पे कि हम जो भी चीजें बना रहे हैं वो किस प्रकार से हमको मिल रही हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या है? आप यहाँ पे पार्ट प्रोग्राम हम बनाए और पार्ट प्रोग्राम बनाने का मतलब यह है कि हमें निर्देशों का एक सेट प्राप्त होता है। हम जानते भी, हमने पढ़ाया भी आपको कि निर्देशों के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं। निर्देशों के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं और वही निर्देश के सेट हमको मशीन कंट्रोल यूनिट पर देने पड़ रहे हैं। तो जब मशीन कंट्रोल यूनिट पर उस सेट को देंगे तो वो क्या करेगा? उस प्रोसेस को आगे की ओर बढ़ाएगा। तो मशीन कंट्रोल यूनिट उसको पढ़ेगा और वो उसी चीज के सारे मैटर को वो डिस्प्ले कराएगा कंप्यूटर के मॉनिटर पर। कंप्यूटर के मॉनिटर पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के मॉनिटर पर हर चीज डिस्प्ले होने लगी, जबकि एनसी सिस्टम में वहां पर एक हम लगाए थे टेप रीडर। टेप रीडर जहां पर टेप जो रहता है वो कैसेट या डीवीडी या यूएसबी का प्रयोग करके उस चीज को क्या करता था? रीड करता था। टेप रीडर। ठीक। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एक कंप्यूटर ही लगवा दे रहे हैं कि भाई सारा डाटा उस कंप्यूटर पर देखा जा सकता है और उसी को क्या करेंगे? हम आगे की ओर अग्रसरित करेंगे अपने आउटपुट को पाने के लिए। तो इनपुट से पार्ट प्रोग्राम हमको मिला, पार्ट प्रोग्राम मशीन कंट्रोल यूनिट पे रखा गया, मशीन कंट्रोल यूनिट उस पार्ट प्रोग्राम को पढ़ा और सारे डाटा को कंप्यूटर डिस्प्ले पे दिखाया गया। मशीन कंट्रोल यूनिट से फिर वो ड्राइविंग सिस्टम पे गया। क्यों? क्योंकि उसको हमको इलेक्ट्रोमैकेनिकल के रूप में देना है। फिर मशीन कंट्रोल यूनिट से वो मशीन टूल पे गया, मशीन टूल उसको क्रियान्वयन करेगा और फिर मशीन टूल उसको फिर आउटपुट में बदलेगा कि जो प्रोडक्ट हमको चाहिए था उसका फीडबैक हमको क्या मिला। और फीडबैक हमेशा पोजीशन और वेलोसिटी में। पोजीशन का मतलब यहाँ पर ये हुआ किस पोजीशन में उसको काटना है, ड्रिल करना है या उसमें से अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करना है। और वेलोसिटी मतलब कितने वेलोसिटी से जो ड्राइविंग सिस्टम का जो टैकोमीटर है वो वर्क कर रहा है। यहाँ पर यही होगा। वेलोसिटी का मतलब यहाँ क्या हुआ? ड्राइविंग सिस्टम जो भी एसी सर्वो मोटर या डीसी सर्वो मोटर है वो कितने वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है और हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करा रहा है। ये पूरा फंक्शन है सीएनसी का और एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम आपको एक दिखाना चाहते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन बाय पॉइंट टू पॉइंट मोशन कंट्रोल सिस्टम। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ये मेरा कोई वर्क पीस है। एक इस वर्क पीस पे हमको 4 छेद करना है, मतलब ड्रिल करना है। जैसे इस पॉइंट पर 1 2 3, कितने पॉइंट हमने लिए इसको ड्रिल करने के लिए? 3। तो यहां पर हो गया पॉइंट 1, ये हो गया पॉइंट 2 और ये हो गया पॉइंट 3। 3 पॉइंट हमको बने।
अब इसको हम कहेंगे .1, ये कहेंगे .2 और ये हो गया .3। 3 पॉइंट हमारे बन गए। अब हम यहां से एक लाइन क्रिएट करेंगे जो 2 की तरफ जा रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं पाथ। इसको हम कहेंगे फर्स्ट पाथ, ठीक। और इसको कहेंगे सेकंड पाथ, ठीक। और इसको कहेंगे पाथ थर्ड। और ये क्या, तो अब देखेंगे ऐसे स्टार्टिंग हुआ और फिर ये पाथ क्रिएट हो गया। तो यहां पर अगर हमको ड्रिल करना है तो ये 3 पॉइंट्स पर हम लेके चल रहे हैं कि 3 पॉइंट्स हमारे हैं। तो पॉइंट हमारे जो होंगे वो रहेंगे पॉइंट टू पॉइंट 1, 2, 3। और हमारे जो पाथ क्रिएट हो रही है वो क्रिएट हो रही है पाथ 1 to 2, पाथ 2 to 3, पाथ 3 to 1। ये हमारे पूरे पाथ हैं। पाथ का मतलब या पथ का मतलब होता है रास्ता। तो अब हम देख रहे हैं कि हमको दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा जिसे हम पथ 1 कहेंगे। .1 to 2, .2 to 3, .3 to 1। तो पाथ 1, 2, 3 3 पाथ बन गए और 3 बिंदु बन गए। अब तीनों बिंदुओं को जोड़ेंगे तब जाके एक हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। ये एग्जांपल है ड्रिलिंग का। तो हमको ड्रिलिंग इस 1, 2, 3 पॉइंट्स पर करना है। तो अब इसकी प्रोग्रामिंग हम जनरेट करेंगे, ठीक। तो ये एक एग्जांपल है पॉइंट टू पॉइंट विद .1, .2, .3, पॉइंट टू पॉइंट मोशन कंट्रोल सिस्टम। और यहाँ पर मोशन हो रहा है और ये सारे क्या है, कंट्रोल पॉइंट्स हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3 कंट्रोल पॉइंट्स। 1, 2, 3 हमारे क्या चीज है, 1, 2, 3 हमारे कंट्रोल पॉइंट्स हैं। तो इनको आप कह सकते हैं कि कंट्रोल पॉइंट्स का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, उनको ड्रिलिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं सीएनसी मशीन के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ सीएनसी मशीन। अब सीएनसी मशीन का अनुप्रयोग क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑटोमोबाइल इंजन में तथा उसके पुर्जों के उत्पादन। क्या लिखा है, ऑटोमोबाइल इंजन तथा उसके पुर्जों के उत्पादन में। दूसरा आपका है जटिल संरचना के लिए। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के निर्माण में। चौथा है टूल भंडारण
टूल भंडारण की समस्या का समाधान करने के लिए। तब हम कहेंगे कि ये चार हमारे अनुप्रयोग तो बहुत होते हैं, लेकिन ये चार जो हमारे मेन पहले हैं, पहला है ऑटोमोबाइल इंजन तथा उसके पुर्जों के उत्पादन में। हम ऑटोमोबाइल इंजन बनाते हैं और उसके पार्ट्स भी बनाते हैं, तो उसके क्या कर रहे हैं, उसका उत्पादन हम कर रहे हैं। तो भाई अब मशीनें इतनी आधुनिक हो चुकी हैं, तो हम चाहते हैं कि ये कम समय में, कम टाइम में हमें ज्यादा उत्पादन दें। तो क्या करेंगे, ऑटोमोबाइल इंजन के पार्ट्स को हम सीएनसी मशीनों का प्रयोग करके बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मटेरियल लगाना है और यहाँ पर सारी चीजें तो कौन कर रहा है, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन ही कर रही है, और लास्ट में आपको एक उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं कि कम समय में आपको उत्पाद प्राप्त हो सकता है। फिर है जटिल संरचना। कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि जैसे मानवीय प्रयोगों द्वारा उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, तो उस स्थान पर हम एक मशीनीकृत उपकरण का प्रयोग करते हैं जो उसको आसानी से चला सकता है। तो यहाँ पर सीएनसी मशीन जो है वो टोटली ऑटोमेटेड है और ये जटिल संरचना के प्रयोग में भी लाई जाती है, जिससे कि उसकी जटिलता खत्म हो जाए और वो आसानी से कार्य करने लगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के निर्माण में। अब इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के निर्माण का मतलब ये हुआ कि कुछ पार्ट ऐसे बनाए जाते हैं जिनको हम अगर हम आदमियों का प्रयोग करेंगे तो वो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि मिल जाएगी, लेकिन मशीन का प्रयोग करने से हमें उसमें क्या यथार्थता प्राप्त होती है और शुद्धता भी मिलती है। टूल भंडारण की समस्या का समाधान करने के लिए। टूल भंडारण का मतलब यहाँ पर हुआ टूल स्टोरेज। भाई टूल एक जगह स्टोर हम कर रहे हैं तो उससे बहुत सी समस्याएं होती हैं, उसको स्टोर करने में, उसको डिस्पैच करने में। तो यहाँ पर उसकी अरेंजमेंट्स की दिक्कत जो आ रही है वो सारी क्या होंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी सीएनसी मशीनों के अनुप्रयोग द्वारा। फिर है एक नया आता है पीसीबी। इसे हम लोग कहते हैं प्रिंटेड सर्किट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर पीसीबी है, तो पीसीबी यहाँ पे जो आप देखे होंगे, हम लोग मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल में एक छोटा सा एक पैनल लगा होता है जिस पर सारे एनोड्स डायोड्स एक वायर तो सब क्या होते हैं, सोल्डरिंग किए हुए रहते हैं, और उसी पार्ट पे सारा वर्किंग चलता है। अगर उसको निकाल दिया जाए तो मोबाइल आपका बंद हो जाएगा। तो वो जो प्लेट होती है वो बोर्ड, उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। छोटा सा प्लेट होता है और उसी पर सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होते हैं, यूज होते हैं, और उनको क्या किया जाता है, सोल्डरिंग करके वहीं पर ऐड कर जाता है, जिससे कि वो आपके मोबाइल को चला सकते हैं। अगर उसमें एक भी कनेक्शन आपका खराब होता है तो आपका मोबाइल उस पर कार्य नहीं कर पाएगा। यही हाल सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में होता है, चाहे वो टीवी हो, वीसीआर हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, सब में पीसीबी बोर्ड का यूज किया जाता है। और इसी तरह हम सीएनसी का अनुप्रयोग में भी पीसीबी बोर्ड को ही यूज कर रहे हैं। तो पीसीबी बोर्ड क्या करते हैं, उस पॉइंट पर उसको यूज करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट है सीएनसी के लाभ। सीएनसी मशीन के लाभ। सबसे पहला है प्रोग्रामिंग करने में आसान। दूसरा उत्पादन दर उच्च। तीसरा उच्च गुणवत्ता। चौथा
मानवीय त्रुटि कमी। पांचवा, इस प्रोग्राम का स्टोरेज आसान। प्रोग्राम का स्टोरेज आसान। अब देखिए यहां पर हम सबसे पहला करते हैं, प्रोग्रामिंग करने में आसानी होती है। सबसे पहली चीज तो यह है कि प्रोग्रामिंग करने में हमें आसानी होगी। दूसरी चीज, उत्पादन दर, प्रोडक्शन रेट हाई हो जाएगा, गुणवत्ता हमारी बढ़ जाएगी। ठीक, गुणवत्ता मतलब यहाँ पर है क्वालिटी, और यहाँ पर मानवीय त्रुटि में कमी मतलब ह्यूमन एरर लेस। ह्यूमन एरर हमारे कितने हो जाएंगे, वो लेस होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ऑटोमेटेड सिस्टम का वर्क किया जा रहा है। फिर प्रोग्राम का स्टोरेज क्या होता है, दिन पर दिन वो आसान हो जाता है। अगर प्रोग्राम हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसकी प्रोग्रामिंग करना, उसको स्टोर करना आसान हो जाता है। फिर उसके बगल में ही अब है हानियां। सीएनसी की हानि मीन्स डीमेरिट्स। तो पहली हानि आपकी है प्रारंभिक लागत उच्च। प्रारंभिक लागत उच्च। दूसरा है कुशल कारीगर की आवश्यकता। कुशल कारीगर की आवश्यकता। तीसरा है अनुरक्षण महंगा एवं कठिन। फिर है सीएनसी की स्थापना वातानुकूलित। वातानुकूलित का मतलब एयर कंडीशनड। वातानुकूलित एयर कंडीशन स्थान पर की जाती है। पांचवा, यह महंगा होता है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा है प्रारंभिक लागत क्या होती है हमारी, उच्च होती है। मतलब इनिशियल स्टेज जब हम उसको खरीदेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी लागत ज्यादा होगी। शुरुआत में खरीदने में बहुत लागत तो लगेगी हमको, प्रोडक्ट तो हमको बाद में मिलेगा, लेकिन उसको खरीदने में हमें लागत ज्यादा लगानी पड़ेगी। और जो चीज ज्यादा महंगी होती है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी उतनी महंगी होगी और उसका रख रखाव भी उतना ही होगा। फिर है प्रारंभिक लागत कुशल कारीगर की आवश्यकता। अगर कोई स्किल्ड वर्कर है वही इस मशीन को चला पाएगा जिसको प्रोग्रामिंग आती हो, ट्रेंड हो प्रोग्राम पे। अगर नहीं है तो वो इसको चलाने में असमर्थ होगा, जिससे कि हमारा सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। अनुरक्षण महंगा एवं कठिन, भाई इसका मेंटेनेंस जो होगा वो महंगा होगा और वो क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा। सीएनसी की स्थापना वातानुकूलित स्थान पर की जाती है। मतलब सीएनसी जहां भी लगाई जाएगी वो एक एयर कंडीशन कमरे में ही लगाई जाएगी, और वो पूरा एरिया क्या रहेगा, एयर कंडीशन रहेगा। तो उसके लिए आपको पर्याप्त एयर एसी की आवश्यकता है, पर्याप्त स्थान की आवश्यकता है, उसके पावर सप्लाई की आवश्यकता है, उसके मेंटेनेंस की, ये सारी चीजें क्या है उसी बेसिस पर रहेंगी। और ये महंगा होता है। सबसे पहली चीज को अगर इसको आप खरीदेंगे तो ये हजारों में नहीं, ये लाखों में इसका परचेज होगा। तो ये महंगा भी है, और साथ साथ महंगाई के साथ साथ इसके ऊपर अनुरक्षण भी महंगा, और उसको कुशल कारीगर को वेतन भी हमको देना पड़ेगा उसी अनुरूप से। ये थोड़ा सा क्या होता है डिफिकल्ट, और यही उसके 5 पॉइंट्स होते हैं जो डिमेरिट्स के रूप में लिए जाते हैं। धन्यवाद।